जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल मूवमेंट पर। आज हम आपको बताएंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है। फुल डिटेल वीडियो में आपको अर्थशास्त्र के डिटेल से हम वर्णन करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, देखिए, तथा अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है और अर्थशास्त्र हमारे लिए क्यों जरूरी है और हम अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा अर्थशास्त्र के प्रति, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए, अर्थशास्त्र देखिए दो शब्दों से मिलकर बना। देखिए, जो ये दो शब्द है अर्थशास्त्र, ये संस्कृत का शब्द है, ये हिंदी का शब्द नहीं है। ये संस्कृत के दो शब्द से मिलकर बना। देखिए, पहला शब्द है अर्थ। अर्थ मतलब होता है धन, और शास्त्र, शास्त्र मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान। देखिए, विज्ञान को मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में गहराई से अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है। विज्ञान जो है कि किसी वस्तु के बारे में, देखिए अभी आप लोग को मैं विज्ञान की परिभाषा देखिए बता देता हूँ। देखिए, विज्ञान क्या होता है पहले आप लोग ये समझ लीजिए, उसके बाद अभी आपको मैं डिटेल से समझाऊँ। देखा विज्ञान क्या होता है। देखिए, परिभाषा इसकी, किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान देखिए कोई किसी चीज के बारे में गहराई से अध्ययन कर लेना, बहुत अच्छे से किसी चीज के बारे में अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है। देखिए, जैसे सामाजिक विज्ञान, समाज के बारे में ढंग से अध्ययन करना, सटीक ढंग से अध्ययन करना, क्रमबद्ध के सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना, वो सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। और जीवों के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना जीव विज्ञान हो जाएगा। भौतिक फिजिकल चीजों के बारे में भौतिक विज्ञान हो जाएगा। देखिए, विज्ञान का मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में पूरा सटीक ढंग से अध्ययन करना, पूरा गहराई से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। देखिए, ये जो परिभाषा है, किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये बहुत ही उचित परिभाषा, ये बहुत ही सही परिभाषा है। तो आप लोग ये देख लीजिए। आप बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की तरफ हम चलते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र देखिए जो होता है, देखिए पहले हमने बताया कि अर्थ का मतलब धन होता है और शास्त्र का मतलब विज्ञान या अध्ययन। और विज्ञान तो समझ ही गए हैं कि किसी चीज के बारे में गहराई से अध्ययन करना ही उसका जो है विज्ञान कहलाता है। देखिए, तो परिभाषा क्या हुई अर्थशास्त्र की। देखिए, इसके आधार पर अर्थ मतलब धन तथा शास्त्र मतलब विज्ञान या अध्ययन। तो इसकी परिभाषा क्या हुई। देखिए, अर्थशास्त्र अर्थात धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। देखिए, धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके बाद हम चलते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज आता है। देखिए, अर्थशास्त्र देखिए जो है संस्कृत शब्द से मिलकर बना है। देखिए, हिंदी का शब्द नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो है संस्कृत शब्द से मिलकर बना है। देखिए, हिंदी का शब्द नहीं। आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो संस्कृत शब्द से हुई। हालांकि संस्कृत शब्द और हिंदी शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए लगता है कि वो हिंदी का शब्द है, पर नहीं, वो संस्कृत का शब्द है। देखिए, अब इसके बाद क्या है। अर्थ का मतलब देखिए धन होता है तथा शास्त्र का शास्त्र की संधि से मिला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। अर्थात हम अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का अध्ययन। और देखिए, ये इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धन क्या होता है। देखिए, धन का मतलब आपने सिर्फ सोचा होगा कि रुपया पैसा, नहीं, धन में रुपया पैसा ही नहीं बल्कि सभी चीजें आ जाती हैं। देखिए, धन में देखिए रुपया पैसा तो आएंगे ही, संपत्ति, संसाधन, सभी चीजें जैसे घर, जमीन, जायदाद, सभी चीजें जो गहने, आभूषण, सभी चीजें वो संपत्ति में, धन में आ जाएंगी। धन का मतलब केवल पैसे से नहीं, धन का मतलब जमीन, जायदाद, सभी चीजों से है जिससे पैसा की प्राप्ति हो। जैसे आपको मैं संसाधन क्या होता है, सभी संसाधन समझा दूंगा, तो इसमें आप लोग पूरा समझ जाएंगे कि क्या होता है। और शास्त्र का मतलब हम लोग पढ़ ही लिए कि विज्ञान या धन। और उसके बाद हम धन में देखिए रुपया, पैसा, संपत्ति और संसाधन, सभी चीजें आते हैं। तो पहले आप लोग को संसाधन बता देंगे, तो इसके बाद आप लोग पूर्ण ढंग से समझ जाएंगे कि वास्तव में अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए संसाधन क्या होते हैं। देखिए, संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्सेस कहते हैं, रिसोर्सेस। देखिए, संसाधन क्या होते हैं, अब बात आती है। देखिए, इसकी परिभाषा है, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो सभी चीजें संसाधन होते हैं। जैसे आप कपड़ा आप पहनते हैं वो भी आपकी पूर्ति करता है, खाना आप खाते हैं वो भी पूर्ति करता है, वो भी संसाधन है। जैसे कपड़ा, घर, गाड़ी, मकान, ये सभी संसाधन। मानव भी देखिए एक दूसरे के लिए संसाधन है, क्योंकि अपना देखिए संसाधन है। आपने गए किसी से सब्जी खरीदने, तो आपने उसे पैसा देकर सब्जी खरीदा, तो वो भी जाएगा अपने पैसा लेकर किसी से अपनी जरूरत की सामान खरीदेगा, तो उससे वो भी अपनी जरूरत का सामान, तीसरा व्यक्ति भी जाएगा। इससे मानव एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो मानव भी एक दूसरे के लिए ही संसाधन हुए, और सभी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जो हमारे काम आती हैं, वो सभी चीजें संसाधन होती हैं। देखिए, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। देखिए, संसाधन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक
वस्तु होती है और दूसरी सेवा। देखिए वस्तु गुड्स, गुड्स मतलब वस्तु होती है। अगर गुड सिर्फ गुड रहेगा तो गुड का मतलब अच्छा, और उसमें यस लगा देंगे, गुड्स हो जाए मतलब सामान हो जाएगा, वस्तु हो जाएगी। आपने ट्रक, ट्रक के आगे ऊपर दिखा होगा गुड्स कैरियर, मतलब सामान ढोने वाला। गुड्स माने अच्छा होता है और गुड्स माने सामान होता है। और देखिए संसाधन दो प्रकार के, गुड्स और सर्विस। सर्विस मतलब सेवा। सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं इसको फील आपको कराऊंगा कि वास्तव में सर्विस होती क्या है। पहले बात करते हैं कि वस्तु क्या होती है। देखिए पहले बात करते हैं वस्तु क्या होती है। देखिए वस्तु क्या होती है, जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श किया जा सकता है, जिसमें भार तथा द्रव्यमान हो, उसे वस्तु कहते हैं। देखिए जिसमें भार तथा द्रव्यमान हो तो उसे सभी वस्तु कहते हैं, वस्तु कहते हैं। देखिए जैसे मोबाइल, मोबाइल को आप छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो देखिए ये भी आपका वस्तु है। और मोबाइल तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आजकल के लिए मोबाइल ही है, जो वस्तु है हमारा मोबाइल। और देखिए पेन, पेन भी आप छू सकते हैं, उसका भी निश्चित द्रव्यमान होता है। मानव, मानव को मैं बता दिया कि संसाधन है, और देखिए मानव को आप छू भी सकते हैं, उसका निश्चित द्रव्यमान भी हो सकता है, अर्थात ये भी साधन संसाधन है। भोजन, तो भोजन तो आप खा भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। करेंसी, करेंसी मतलब नोट, नोट मतलब रुपया या मुद्रा, या फिर उसी को करेंसी कहते हैं, तो ये भी आप छू सकते हैं। और टेबल, टेबल को भी छू, चेयर, घर, किताब, चार्जर और पानी इत्यादि चीजों को आप छू सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, वस्तु कहलाएंगी, गुड्स कहलाएंगी, यानी सामान कहलाएंगी। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट चीज आता है सेवा क्या होती है। देखिए सेवा आपको मैं आज फील कराऊंगा कि वास्तव में सेवा होती क्या है। देखिए सेवा जिसे आप केवल महसूस किया जा सकता है, जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, वो सभी चीज सेवा होती है। जैसे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में देखिए जो आप सभी एप्लीकेशन यूज करते हैं, जिसे ऐप कहते हैं शॉर्ट में, ये सभी चीज सॉफ्टवेयर होती है। जैसे आप सिर्फ इसे फील करते हैं। आप, मैं आपसे कहूंगा कि आपने यूट्यूब देखा है, आप कहेंगे हाँ हमने तो यूट्यूब रोज चलाते देखा है। नहीं, आपने यूट्यूब नहीं देखा है, आपने सॉफ्टवेयर देखा है। क्योंकि आप किसी यूट्यूब से सिर्फ देख, सेवा क्या आप यूट्यूब से कोई सामान देता है यूट्यूब, या फिर फेसबुक कोई सामान देता है, इंस्टाग्राम आपको कुछ देता है, नहीं देता है। आप लोग सिर्फ महसूस करते हैं कि हाँ हमने वीडियो देखा है, किसी का वीडियो देखा है या फिर कुछ भी देखा है, तो आप सिर्फ महसूस कर पाते हैं कि हमने कुछ देखा है। ये देखिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी सेवा है। आपको और गहरे एग्जाम्पल से बताना, देखिए आप महीने में रिचार्ज करवाते होंगे 250 का, देखिए आसपास 250 के आसपास। तो आप जब रिचार्ज कराते हैं तो आपके घर वाले कहते होंगे क्या कि वो कुछ देता है, आप लेट रिचार्ज कराओ, 2-3 दिन बाद रिचार्ज कराओ, आराम से रिचार्ज कराओ, कुछ देता नहीं है। देखिए जब आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा, खत्म होने वाला रहेगा, तो आपको कंपनी की तरफ से फोन आता है कि आपकी जो है सेवा समाप्त होने वाली है। देखिए वो कहती है सेवा समाप्त होने वाली है, ये नहीं कहती है कि आपकी वस्तु समाप्त होने वाली हो। देखिए आपकी सेवा समाप्त होने वाली है, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि आपकी वो खत्म हो जाएगी, फिर आपको रिचार्ज करना पड़े। देखिए बिना वस्तु, देखिए सॉरी, सेवा तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। देखिए आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी सारी चीजें, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, आप सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं। आपको मैं खुद दे थोड़ी ना रहा हूँ यूट्यूब पे, आपको सिर्फ मैं महसूस करा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं हाँ कि हम कुछ सेवा ले रहे हैं। और देखिए आप रिचार्ज कराते हैं तो क्या वो फालतू जाता है? नहीं, आप सेवा उसमें लेते हैं। और घर वाले तो कहते हैं कि ये फालतू जाता है, तो नहीं, आप लोग जो पढ़ते हैं, सेवा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेवा अभी आप लोग को और एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए परिवहन, आप बस से आप यात्रा करते हैं, आपको पैसा देते हैं बस वाले को, तो बस वाला आपको कुछ देता है? कुछ नहीं देता है, आपको सिर्फ यात्रा करा देता है, और आप महसूस कर लेते हैं कि हाँ हमने वहां से इतनी दूरी की यात्रा की है, और उसका चार्ज जो होता है, पैसा आप लोग उसे दे देते हैं। आप ये तो नहीं कहते कि आपने हमें तो कोई वस्तु दी नहीं, हम आपको क्यों पैसे दें, आपने सिर्फ हमको यहाँ से यहाँ तक लाया है, तो वो भी सेवा प्रदान किया है आपको। आपने महसूस किया कि हाँ हम वहां से यहाँ तक आए हैं, इसीलिए आपको वहां पैसा देते हैं। और होटल भी देखिए एक प्रकार की सेवा है। और देखिए स्कूल, देखिए स्कूल, मैं कहूंगा कि आपने स्कूल देखा है, तो आप कहेंगे हाँ हमने तो स्कूल देखा है। नहीं, आपने स्कूल नहीं देखा है, आपने जो है स्कूल के रूप में वो बिल्डिंग देखा है, वो बिल्डिंग है, स्कूल नहीं। आप सिर्फ स्कूल, वो सेवा दी जाती है, पढ़ाई की सेवा दी जाती है, इसलिए वो स्कूल कहता है। मान लीजिए कोई स्कूल चल रहा है,
तो आप वो कुछ समय बाद वो स्कूल मान लीजिए किसी वजह से टूट गया, मान लीजिए बच्चे पढ़ने अब नहीं आते, वो टूट कर अस्पताल बन गया, तो आप वो अस्पताल के नाम से जाना जाएगा। कि अगर स्कूल होता तो स्कूल ही रहता ना, नहीं, उसमें सिर्फ सेवा। देखिए अब अस्पताल हो गया तो अस्पताल में भी सिर्फ सेवा ही दी जाती है। और देखिए जो शिक्षक हमारे हैं, आप शिक्षक को देखिए पैसे देते हैं, टीचर, शिक्षक मतलब टीचर। आप शिक्षक को हो, जैसे क्लास में हो या फिर होम ट्यूशन हो, तो भी आप पैसा देते हैं। कि आपको कोई वस्तु देते हैं, आप लोग सभी कहते हैं कि इतना पैसा हमने आज तक पढ़ाई में खर्च किया, हमें कुछ प्राप्त हुआ नहीं? आपको कुछ प्राप्त हुआ है, वो है सेवा। जैसे अभी आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मैथ की स्टोरी, एक टीचर की स्टोरी है, तो आप लोग को सेवा और सटीक ढंग से पता चल जाएगा। देखिए एक बार क्या होता है, एक बच्चा जो 1 से 12 तक किसी स्कूल में पढ़ा रहता है, मान लीजिए प्राइवेट स्कूल रहता है, उसमें फीस बहुत ज़्यादा लगती है। तो 12 पास करने के बाद कुछ समय बाद उसे कुछ नौकरी वोकरी नहीं मिलता है, तो कहता है कि हमारे टीचर ने हमको क्या दिया। तो अपने स्कूल पे वो जो है केस ठोक देता है कि हमें आज तक कुछ नहीं मिला, हमने इतना पैसा हमारा खर्च हुआ, हमें कुछ नहीं मिला। तो स्कूल पर केस ठोक देता है कि हमारा पैसा वापस करिए। तो पुलिस जाते हैं, तो सभी टीचर के साथ जाता है कि कहता है कि हमारा पैसा सभी 1 से 12 तक वापस करिए, आपने हमको क्या दिया है, आपने हमको क्या दिया। तो देखिए सभी टीचर परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। देखिए इंग्लिश वाले मैडम जी भी परेशान हो गई कि अब क्या किया जाए। तो सर देखिए सभी लोग को, सभी टीचरों को बुलाया गया। तो मैथ के जो टीचर थे वो आए, तो उन्होंने कहा कि ये लो कॉपी और कलम, जितना भी तुम्हारा आज 1 से 12 तक की क्लास का जो टोटल फीस हुआ है वो जोड़ कर बताओ कि कितना हुआ है, तो उसके बाद हम तुम्हारा फीस वापस कर देंगे। तो वो लगा कॉपी कलम लेकर लगा जोड़ने, सभी जीएसटी वीएसटी सभी जोड़ जाड़ के उसने बताया कि मेरा 10 लाख हुआ है। तो टीचर, मैथ के टीचर बताएं कि जो आपने ये जल्दी जल्दी जोड़ के बताया है, यही आपको हमने दिया है, यही देखिए सेवा होती है। तो वो बच्चा वापस चला गया। देखिए आप, वो बच्चा ने सेवा प्राप्त की थी। वो सेवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेवा देखिए बहुत, सेवा जो टीचर देते हैं और डॉक्टर भी सेवा देते हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपको सिर्फ लिख के दवा दे देते हैं, आपको फीस ले लेते हैं 500-600 अपनी फीस ले लेते हैं कि आपको खुद देते हैं, दवाई तो देते हैं मेडिकल स्टोर वाले। तो आपको क्या है, वो सेवा प्रदान करते हैं। सेवा देखिए बहुत मस्त चीज, अच्छी चीज़ है। जो सेवा वाले क्षेत्र होते हैं उसमें पैसा अच्छा खासा आता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको देखिए टीचर को क्या कुछ सामान देना पड़ता है, सिर्फ आके बोलते हैं, मतलब सेवा प्रदान करते हैं और उनसे अच्छा खासा उनका पैसा बनता है। तो सेवा ये होती है। अब देखिए चिकित्सा, डॉक्टर, बैंकिंग भी सेवा है। आप पैसा सिर्फ मान लेते हैं कि हाँ हमारा इतना पैसा बैंक में है। तो पुलिस भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, पुलिस भी एक प्रकार की सेवा है। अगर मान लीजिए आप बहुत भीड़ में जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ है, अब तो उसमें बहुत से व्यक्ति होंगे, उसमें मान लीजिए कोई पुलिस भी होगा, तो अगर वो ड्रेस में नहीं होगा तो आप लोग उसको मानेंगे नहीं कि ये पुलिस है कि नहीं। अगर वही वर्दी में हो तो आपको डर लगेगी, मतलब उससे सेवा प्रदान कर रहा है। पुलिस भी को क्या किसी को कुछ देता है पुलिस, और वो सरकारी पैसा पाते हैं। अगर कुछ नहीं देते, सरकार को पैसा भी नहीं देना नहीं, लेकिन वो सेवा देते हैं, इसलिए सरकार उनको पैसा देती है। देखिए पुलिस, आर्मी भी देखिए सेवा देती है। क्या आर्मी किसी को कुछ देती है? सेवा देती है, इसीलिए इसको भी पैसा मिलता है। प्रधानमंत्री भी सेवा देते हैं। प्रधानमंत्री, हालांकि जो हमारा वस्तु से है वो तो हमारा राज्य के द्वारा दिया जाता है, वो सरकारी चीजें होती है जो हमारे दी जाती है। प्रधानमंत्री सेवा अपनी सेवा प्रदान करते हैं। अगर कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री होगा तो उसके कार्यकाल में भी हमें बहुत सारी योजनाएं मिलेंगी। ये नहीं कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा कुछ नहीं, हमको कोई भी योजना के तहत हमको लाभ नहीं होगा। योजना के तहत हमको लाभ होगा, वो सिर्फ अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहा है। देखिए आज कोई और प्रधानमंत्री है, कोई कल कोई और प्रधानमंत्री होगा, तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि वो सिर्फ सेवा। मुख्यमंत्री, ग्राम प्रधान भी देखिए सेवा देता है। कोई 5 साल बाद फिर ग्राम प्रधान दूसरा बनता है तो वो भी फिर सेवा देता है। देखिए सरकारी नौकरी, जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो देखिए सेवा देते हैं। और आपको मैंने बता दिया कि जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज खत्म होने वाला होता है तो आपको फोन आता है कि आपकी सेवा समाप्त होने वाली है, फिर से रिचार्ज कराइए, फिर आपकी पुनः सेवा चालू की जाएगी। इससे क्या पता चला कि सेवा एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तव में अब क्या होता है। देखिए अब अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए अर्थ मतलब धन, धन मतलब क्या हुआ, संपत्ति, संसाधन इत्यादि चीजें। और विज्ञान का मतलब अध्ययन, मतलब संपत्ति, संसाधन इत्यादि चीजों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है। देखिए
आप मान लीजिए अर्थशास्त्र धन में संपत्ति में क्या क्या चीजें आती है। आप मान लीजिए कोई शादी फिक्स हुई है, लड़की वाले जो लड़के के घर जाएंगे वो ये सिर्फ नहीं देखेंगे कि कितना कमाता है, ये भी देखेंगे कि उसके पास घर कितना है, कि घर कितना खेत है, और उसके पास क्या ट्रैक्टर वैक्टर है, तो और अच्छी बात है कि पैसा आएगा। तो सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि लड़का कितना कमाता है। हालांकि सरकारी नौकरी वाला इस समय हो तो तब भी कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पैसा धीरे धीरे आएगा। तो और घर भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, ये नहीं कि आपके पास घर ही नहीं है आप तो कर लेंगे, नहीं। वो देखेंगे कि कितने पास आपके पास संपत्ति है। अगर देखिए ज़्यादा भाई रहते हैं तो नहीं करते हैं, क्योंकि संपत्ति देखिए घर में कम हो जाती है, जो जमीन बढ़ जाती है। देखिए इससे क्या स्पष्ट हुआ कि धन का मतलब केवल पैसे से नहीं है, धन का मतलब जमीन जायदाद आभूषण सभी चीजें जो है हमारी धन में आती हैं। आप लोगों को मैंने वस्तु एवं सेवा बता दिया। संसाधन के धन, संसाधन का मतलब धन का मतलब संसाधन, संसाधन में जो चीजें सभी जो हमारे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हैं वो सभी चीजें संसाधन होती हैं। और अर्थशास्त्र क्या होता है? धन का अध्ययन, यानी उन सभी चीजों का अध्ययन जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो आप सभी लोगों ने समझ लिया कि अर्थशास्त्र मतलब धन का विज्ञान होता है। आप लोग को मैंने सटीक ढंग से बता दिया। देखिए अब बात करते हैं। देखिए एडम स्मिथ ने भी अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। देखिए एडम स्मिथ कौन है? देखिए एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। अर्थशास्त्र के जनक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने भी देखिए अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा है, किस विद्वान ने कहा, तो इसका सही जवाब है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को देखिए फेमस पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। इनकी ये बहुत फेमस पुस्तक है। आप कहीं भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो सभी टीचर ये आपको जरूर बताएंगे कि द वेल्थ ऑफ नेशन देखिए अर्थशास्त्र एडम स्मिथ की पुस्तक है। और एडम स्मिथ देखिए एडम स्मिथ की पुस्तक है और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। और अभी इनके बारे में हम डिटेल से और पढ़ेंगे, इनका फोटो वोटो इनके साथ पढ़ेंगे कि वास्तव में इनको अर्थशास्त्र का जनक के साथ और किसका किसका भी जनक कहा जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं। देखिए हमने बात कर लिया जो मान लीजिए हिंदी का शब्द सा अर्थशास्त्र मतलब वो संस्कृत से मिलता जुलता है। तो हिंदी की उत्पत्ति हुई है संस्कृत से मिली हुई है। तो इसलिए जो हिंदी का शब्द है संस्कृत के मिलता जुलता है। वो तो हम हिंदी वाला समझ लिया, हमने बात कर लिया अर्थशास्त्र। अब बात आती है जो इंग्लिश शब्द है। देखिए अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इकोनॉमिक्स। और देखिए इकोनॉमिक्स शब्द अब कहाँ से आया? देखिए इकोनॉमिक्स शब्द देखिए जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। जो आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। देखिए वो ग्रीक भाषा के किससे मिलकर बना है? ओइकोनोमिया शब्द से मिलकर। देखिए ओइकोनोमिया, और जिसका शाब्दिक अर्थ है गृहस्थी यानी घर का प्रबंधन। गृहस्थी मतलब घर का प्रबंधन होता है। देखिए ओस्कोस नोमिया। देखिए आपसे पूछेगा कि इकोनॉमिक्स इंग्लिश वाला शब्द जो है इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ओस्कोस नोमिया के ग्रीक भाषा। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया से मिलकर हुई है। देखिए ओइको मतलब गृहस्थी घर परिवार, और नोमियोस मतलब प्रबंधन मैनेजमेंट। और इसमें ओइकोस मतलब डोमेस्टिक परिवार घर गृहस्थी यानी डोमेस्टिक, और नोमिया मतलब मैनेजमेंट प्रबंधन। तो इससे क्या हमारी एक परिभाषा ये हुई इंग्लिश के अनुसार, अर्थात घर के प्रबंधन विज्ञान को भी अर्थशास्त्र कहा जाता है। देखिए घर के जो प्रबंधन विज्ञान है इसको भी अर्थशास्त्र कहा जाता है। घर के प्रबंधन विज्ञान या कि गृहस्थी विज्ञान या फिर परिवार के अध्ययन को भी अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये किसका कथन? ये अरस्तु का कथन है। अरस्तु ने भी कहा कि एग्जाम में ये पूछा गया है कि घर के गृहस्थी प्रबंधन विज्ञान को अर्थशास्त्र किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है अरस्तु। परिवार प्रबंधन या घर प्रबंधन या गृहस्थी प्रबंधन किसने कहा है? अरस्तु। देखिए अरस्तु यूरोप का बहुत बड़ा विद्वान है। देखिए बहुत बड़ा विद्वान है। यूरोप मतलब मिस्र, जो प्राचीन काल में मिस्र हुआ करता था, तो इस समय वो जो है यूरोप के नाम से जाना जाता है। देखिए वो प्रसिद्ध विद्वान थे। देखिए अरस्तु को जो है राजनीति शास्त्र और जीव विज्ञान संविधान आदि का जनक देखिए अरस्तु को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जो कि इंग्लिश शब्द का जो शब्द है ग्रीक भाषा के उसको नोमियो से मिलकर बना है। उसको मतलब गृहस्थी घर, और नोमियोस मतलब प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। इससे परिभाषा क्या हुई? घर के प्रबंधन विज्ञान को ही अर्थशास्त्र कहलाया जाता है। यह अरस्तु की परिभाषा है, आप लोग इस याद रखिए। अरस्तु विद्वान था, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बाद हमारा देखिए आता है
देखिए इसकी आधार पर एक और परिभाषा देखिए, ये लूसेंट की परिभाषा ये है। इसके आधार पर एक परिभाषा ये आती है, देखिए इसी आधार पर एक परिभाषा ये है कि अर्थशास्त्र वह होता है जिसमें जहाँ सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये देखिए लूसेंट किताब की परिभाषा है, ये भी परिभाषा है। तो देखिए आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र वह होता है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है आपके मन में आएगा, तो आर्थिक क्रिया वह होती है जिसमें किसी न किसी रूप से मुद्रा का प्रयोग यानी पैसे का प्रयोग होता है, तो वो सभी चीज़ आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। देखिए लूसेंट की परिभाषा है। अब इसके बाद हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है कि अर्थशास्त्र वास्तव में क्या होता है और इसकी मेन परिभाषा क्या है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि हिंदी के शब्द के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है, हिंदी के शब्द के अनुसार या हिंदी अर्थात वही संस्कृत शब्द और इंग्लिश शब्द के अनुसार हमने परिभाषा पढ़ी। अब बात आती है कि वास्तव में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। तो देखिए अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ से जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ से शुरू होगा। देखिए अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों है। देखिए संसाधन तो मैंने आप लोग को डिटेल से बता दिए कि संसाधन क्या होते हैं, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए संसाधन है। जो संसाधन सीमित है मतलब लिमिटेड हैं और मानव की आवश्यकताएं वो असीमित है। देखिए आपके पहले समय प्राचीन समय में देखिए जो दादा परदादा के समय में ज़मीन कम हुआ करते थे, ज़मीन ज़्यादा हुआ करते थे, ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। बोने के लिए कोई ज़मीन बोता होता ही नहीं था, सभी वैसे था जो जितना बोले जिसका मन करे जितना बोले, पर क्या तब भी खाने के लिए कम पड़ता था। और आज देखेंगे ज़मीन बहुत कम हो गई है, सभी लोगों ने अपना बाट बोट लिया है, इसके बाद भी खाने के लिए क्या कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। यही है इकोनॉमिक्स का कमाल की व्यक्ति और बढ़े हैं फिर भी देखिए खाने की कमी नहीं हो रहा है। देखिए व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, क्या देखिए हम कोई भी वस्तु की कमी हो रही है, नहीं हो रही है। कि यही इकोनॉमिक्स का कमाल है कि हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है, पर हम आवश्यकताएं जो हैं वो बहुत। देखिए जो अर्थशास्त्र की ये वाली परिभाषा है इसको आप फील कर पाएंगे तो आप लोग सही से समझ पाएंगे कि अर्थशास्त्र क्या होगा। इससे पढ़े हमने जो दो परिभाषाएं पढ़ी वो तो उसके नाम के आधार पर पढ़ी है कि इससे अर्थशास्त्र की परिभाषा है। तो मेन कॉन्सेप्ट है ये वाला। देखिए परिभाषा मेन ये वाली है। देखिए क्या है, सीमित संसाधनों द्वारा मानव की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति ही अर्थशास्त्र कहलाता है। देखिए मानव के पास जो संसाधन है वो सीमित है, पर देखिए मानव जल्दी जल्दी पृथ्वी पर इतने ज़्यादा मानव उत्पन्न हो रहे हैं, क्या सभी खाने के लिए कोई भी चीज़ कम पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। देखिए यही संसाधन, यही इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का कमाल है कि यही इसी विषय से हम लोग सभी संसाधन को सीमित संसाधन को सही से यूज करके हम लोग इकोनॉमिक्स का प्रयोग करके हम जो है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिससे हमारे संसाधन कम नहीं होते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोनॉमिक देखिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। देखेंगे पूरी पृथ्वी पर मानव इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जन्म दर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तब भी देखिए जो हमारे पास वस्तु हैं, जो हमारे पास सामान उपयोग करने के लिए होती हैं, जो एक शब्द में कहें जो संसाधन है हमारे क्या कम होते हैं, नहीं, उसको हम अपनी सही से आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मान लीजिए देखिए एक एग्जांपल से हम आपको सही से समझाते हैं। आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपये में आपको समझ लीजिए गुजारा करना है। मान लीजिए 100 रुपया है तो आप लोग जो बहुत मेन चीज़ होगा, खाने वाला चीज़, उसको पहले नंबर पर खरीदेंगे और जो कपड़ा होगा उसके पहले नंबर पर खरीदेंगे, इत्यादि चीज़ें। जो मान लीजिए 100 की जगह 1000 की बात करते हैं तो उससे 1000 आपके पास है तो उससे खाने वाली चीज़ पहले खरीदेंगे। जो मेन चीज़ होगा कि उससे हमारा काम चल जाए और हमारे पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो वही देखिए हम उसी को लिमिट, हमारे पास पैसा तो लिमिट है पर हमारी जो आवश्यकता है क्या वो लिमिट है। हम अगर चाहे तो जैसे 1000 भेजा है तो उस हिसाब से हमारी खर्चा होती है। किसी का वेतन होता है देखिए 10,000 तो खर्चा करता है 5,000। हमारा जब 1,000 है तो हमको तो उसमें कम करना पड़ेगा, नहीं तो हम जो हमारा पूर्ति ही नहीं होगी। हम 1,000 कमाते हैं, अगर हम 2,000 का खरीदे तो कैसे पूर्ति होगी, नहीं। इसीलिए देखिए यही होता है एग्जाम्पल की मदद। देखिए अब जो व्यक्ति 10,000 कमाएगा तो वो तो ज़्यादा खर्च करेगा और अपनी आवश्यकता उसकी ज़्यादा होगी। जो 2 लाख कमाएगा उसकी आवश्यकता उससे ज़्यादा होगी। जो 10 लाख कमाएगा उसकी आवश्यकता उससे ज़्यादा होगी। और जो जैसे जैसे कम कमाएंगे उसकी आवश्यकता घटती जाती है, यानी सीमित करते जाते हैं। पर देखिए जो आवश्यकता है आपकी सीमित नहीं होती। आपके पास मान लीजिए जो 100 रुपये कमाते थे तो कम खरीदते थे, अगली बार 1,000 कमाने लगे, ज़्यादा आप खरीदेंगे, 100 रुपये की जगह 200 रुपये वाला सेंट खरीदेंगे, इत्यादि चीज़ें का देखिए रेट आपकी पर्सनालिटी के हिसाब
हिसाब से बढ़ता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि संसाधन जो है हमारे पास सीमित, संसाधन मतलब पैसे समझ लीजिए कि 1,000 हमारे पास सीमित है, पर हमारे पास खरीदने के लिए तो बहुत कुछ है। हम नए कपड़े भी खरीद लेते हैं जब हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जो हमारे पास है संसाधन, मान लीजिए पैसा वो सीमित है, बट हमारी आवश्यकताएं जो सीमित नहीं है, वो चाहे जितना भी हमें पैसा मिले, क्या हमको कभी ज़्यादा होगा? किसी के पास आपने सुना है कि हमारे पास पैसा ज़्यादा हो गया है? आपने किसी से नहीं सुना होगा कि हमारे पास जो है पैसा ज़्यादा हो गया है। आवश्यकता भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है, उसी हिसाब से वो फरारी BMW भी लेने लगता है। तो इससे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जो है संसाधन सीमित हैं और आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता रहता है। पूर्ति मानव की पूर्ति जीवन भर करता रहता है। और क्या जीवन भर में कोई कह पाता है कि आज हमने पूरा पैसा हमने कमा लिया, अब इसके बाद हमें पैसा ही नहीं कमाना? नहीं, वो जीवन भर पैसे कमाते रहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि आवश्यकताएं मानव की असीमित है, अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और जो है हमारे पास संसाधन सीमित है, अतः उनका इसी आधार पर एक और परिभाषा हमारे पास उतर के आती है, देखिए निकल के आती है। इसी आधार पर हमारे पास देखिए और परिभाषा निकल के आती है। देखिए परिभाषा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा। देखिए संसाधनों का कुशलतम और युक्ति संगत प्रयोग ही अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी जो हमारे पास संसाधन लिमिट है, 100 रुपया है तो हम 100 रुपये के हिसाब से खर्चा करेंगे, 200 है तो 200, 10 लाख है 10 लाख के हिसाब से, तो वो हमारे पास संसाधन सीमित है। तो इसका कुशलता माने सटीक ढंग से और युक्ति संगत, मतलब देखिए युक्ति मतलब खाने वाली चीज पहले खरीदेंगे, कि जो मेन चीज है उसे आप पहले खरीदेंगे। तो यही है अर्थशास्त्र की परिभाषा और इसी के आधार पर आपको अर्थशास्त्र और अभी आगे जितना भी आगे आप बढ़ते जाएंगे उस आपको मैं और उतना ही अच्छे से समझाता जाऊंगा। इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा, आपको अर्थशास्त्र से रियल में फील होगा कि हाँ अर्थशास्त्र हमें क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए हमारे पास जो है मानव पृथ्वी पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर क्या सामान भी बढ़ रहा है? सामान तो बहुत तेजी से घट रहा है। ऐसा कुछ दिन आएगा कि आदमी के पास खाने के लिए सामान ही नहीं होगा। पर नहीं, देखिए यही जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, यही जो हमारे बनाए रखी है कि सभी लोगों को खाने के लिए पीने के लिए मिल जा रहा है, यही है अर्थशास्त्र का कमाल। देखिए इसके बाद हम एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। उसके अनुसार एनसीईआरटी जो पुस्तक है उसके अनुसार अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए ये तो हमने जो दो डिफिनेशन समझी है कि सीमित संसाधनों द्वारा मानव की आवश्यकताओं की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेकंड नंबर पर संसाधनों, ये वाला देखिए संसाधनों का कुशलतम और युक्त संगत प्रयोग ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी पॉइंट्स, जो एनसीईआरटी के हिसाब से आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है। क्या धन का ही सिर्फ विज्ञान है, उससे मानव का कल्याण नहीं होता? ये सभी चीजें, पहले बात देखिए अर्थशास्त्र देखिए केवल धन का विषय नहीं है, देखिए बल्कि मानव समाज कल्याण का भी विषय। देखिए दो हमारे पास जब पैसा आएगा तभी तो मानव का कल्याण होगा, वस्तु होंगी तभी तो कल्याण। क्या सिर्फ अगर पैसा है तो क्या मानव का कल्याण हो सकता है? अगर आप मान के पहले चलिए एक बोरा पैसा है और आपके पास खरीदने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप उस पैसे के क्या करेंगे? आपका वो पैसा किसी काम का नहीं होगा। देखिए जर्मनी में जब वर्ल्ड वार हुए थे तो देखिए उस समय उनके पास पैसों की देखिए सामान की बहुत तंगी हो गई। तो देखिए उनको सरकार ने सोचा, बहुत संसाधन कम हो गए थे, यानी खाने वाली चीजें सभी चीजें कम हो गई थी। वहां की सरकार ने सोचा कि हम ज्यादा से ज्यादा नोट छाप लें तो हमारे पास जो है खाने के लिए हो जाएंगी, पर नहीं हुआ। उनकी सरकार ने बहुत ज्यादा पैसे छाप दिए और देखिए सामान बचे भी थे उनके कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखिए एक टॉफी की कीमत 10 लाख रुपए हो गई, एक टॉफी की कीमत 10 लाख हो गई। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि संसाधन में सिर्फ देखिए धन में सिर्फ रुपया पैसा नहीं, आपके पास वस्तु भी होना चाहिए। जिस वस्तु होगा तो मेन चीज वस्तु होता है, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो देखा है वस्तु का होता है। अगर वस्तु ही नहीं रहेगा तो आप लोग पैसा लेकर करेंगे क्या? तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि मेन चीज पैसा नहीं होता। इससे तो देखिए अब पहले इसके बाद हम समझ लेते। देखिए अर्थात केवल धन का विषय नहीं है बल्कि मानव कल्याण। देखिए इससे मानव का कल्याण होता है, मानव की पीढ़ियों का भी कल्याण होती है। अगर आप ये ना सोचे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां आप कैसे खाएंगी कैसे पिएंगी, आप सिर्फ खा पी के देखिए खा पी रहे हैं आराम से, तो ये भी नहीं सोच रहे हैं, तो ये कल्याण का भी विषय है। इससे मानव का कल्याण भी होता है। इसलिए देखिए इसको समाज कल्याण, देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया है ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अर्थशास्त्र को समाज कल्याण यानी मानव कल्याण का भी विज्ञान कहा जाता है। इससे मानव कल्याण और समाज कल्याण का भी विज्ञान कहा जाता है। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए अर्थशास्त्र देखिए पीढ़ियों का भी कल्याण होता है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम संसाधन बचा के रखते हैं कि नहीं कि हम अब जब तक हैं तब तक पूरा खाएंगे, उसके बाद बचे चाहे नहीं, हमको पीढ़ियों के लिए बचा के रखना है। इसलिए इसको देखिए अर्थशास्त्र को
धारणी विकास का भी विज्ञान कहता है, या पोषणी विकास का भी विज्ञान इसी को कहा जाता है। धारणी विकास या फिर पोषणी विकास का भी विज्ञान अर्थशास्त्र को कहा जाता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट देखिए यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो ये तीनों पॉइंट एनसीईआरटी के हैं। तो अब इसी तीसरा पास देखिए, हमारे पास संसाधन दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब कम है, या फिर कहें सीमित है, लिमिटेड है, और हैं तथा उनका, तथा अतः उनका, देखिए यहाँ गलती हो गया, अतः उनका रहना चाहिए युक्ति संगत और कुशलतम पूर्वक प्रयोग ही उचित है। इसलिए अर्थशास्त्र को देखिए दुर्बलता का चयन का भी विज्ञान कहा जाता है। दुर्बलता का चयन का भी विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा चीज सुसंगत चीजों को कुशलतम पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे 100 रुपया है तो उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें, खाने पीने पे इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास चल पाएगा। तभी हमारे पास मान लीजिए 3000 सैलरी है तो उसका सही ढंग से खाने पीने पे करेंगे तभी चल पाएगा। अगर मान लीजिए 3000 पान है, 2000 का दारू पी जाना है, तो इससे क्या हमारी चल पाएगा? महीना नहीं चल पाएगा। इसलिए आपको सटीक ढंग से चलाना पड़ेगा। इसी के लिए कहा है कि दुर्बलता का चयन विज्ञान भी कहा जाता है, कि अगर सटीक ढंग से इसको युक्ति संगत रूप से नहीं चलाएंगे तो ये बहुत खतरे में पड़ जाएगी, आपको संसाधन की कमी हो जाएगी। इसलिए इससे ये भी स्पष्ट हुआ। हमारा पहला पॉइंट है, देखिए इसे देखिए पहला पॉइंट है, इसे समाज कल्याण और मानव कल्याण का भी विषय कहा जाता है, क्योंकि समाज कल्याण भी करती है और मानव कल्याण भी करती है। और सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए पीढ़ियों का विकास करती है और पर्यावरण, देखिए पर्यावरण का भी विकास करती है। अगर पर्यावरण देखिए गंदा होता जा रहा है, फिर भी देखिए पर्यावरण मानव के अनुसार गंदा हो जा रहा है, फिर भी कुछ बताए रखते हैं, हम संसाधन को सीमित करते हैं, जो सही ढंग से उपयोग करते हैं, जिससे पर्यावरण का भी विकास होता है। इसलिए इसको धारणी विकास का विज्ञान या पोषणी विकास का विज्ञान कहते हैं। ये सेकंड पॉइंट हमारा हो गया। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, हमारे पास संसाधन दुर्लभ है, अतः उनका युक्ति संगत और कुशलतम प्रयोग ही करना ही उचित है, सही है। अतः इसीलिए इसको दुर्बलता का चयन विज्ञान भी कहा जाता है। दुर्बलता का चयन विज्ञान भी कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया कि अर्थशास्त्र का संस्कृत शब्द और इसके बाद इंग्लिश शब्द का पढ़ लिया, वो मेन दो डिफिनीशन हमने पढ़ लिया कि वास्तव में अर्थशास्त्र क्या होता है। अब पढ़ेंगे, देखिए प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं अवधारणा। ये देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज मिलेंगे। देखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि वो जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो सब आपको बेसिक हैं, वो सब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो सब समझेंगे तभी आप इकोनॉमिक्स पूरा समझेंगे। अगर वही चीज आपको समझ में नहीं आएगी, वो समझ लीजिए इकोनॉमिक्स का जड़ है, इकोनॉमिक्स का जड़ है, अर्थशास्त्र की जड़ है, वही आपको समझ में नहीं आएगा तो इसके आगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको मैंने वो सटीक ढंग से समझा दिया। अब इसके बाद देखिए प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं और धारणा कि किस किस विद्वान ने अर्थशास्त्र को किस किस नाम से जाना जाता है। देखिए अर्थशास्त्र कोई छोटा विषय नहीं है, अर्थशास्त्र बहुत बड़ा विषय है, इसीलिए अन्य बहुत बड़े नामों से भी जाना जाता है। जैसे आप भारत देश है तो इसको देखिए सोने की चिड़िया पहले भी कहा जाता है, और बहुत से नाम है। देखिए भारत के प्यारे प्यारे नाम भी हैं, क्योंकि भारत जो है ये कोई छोटी चीज नहीं है, भारत बहुत विशाल है, बहुत बड़ा चीज है, इसीलिए भारत के बहुत सारे नाम है। इसीलिए अर्थशास्त्र के भी अनेक अनेक प्रकार है, जिसको जिस हिसाब से लगा उस विद्वान ने उसे हिसाब से उसको कहा। जैसे ताजमहल की विशेषता देखा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा ज्यादा वाइट है, कोई कहेगा बहुत अच्छी है, कोई कहेगा ऐसे वैसे। तो एक चीज जो बड़ी चीजें होती हैं उनका एक ही डिफिनीशन नहीं होता, उनका बहुत सारी डिफिनीशन होती हैं। देखिए अब इसके बाद हमारी जो वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं वो पढ़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए धन का विज्ञान। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, धन का विज्ञान किससे कहा? वेल्थ ऑफ साइंस, अर्थशास्त्र को वेल्थ ऑफ साइंस किसने कहा? देखिए यह सिद्धांत अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। ये सिद्धांत अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। और देखिए इनके अनुसार धन प्राथमिक होता है जबकि व्यक्ति द्वितीयक होता है। देखिए जो है एडम स्मिथ ने धन को सर्वोत्तम, अर्थात देखिए ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने देखिए जो धन को है वो सर्वोत्तम माना है, धन को सबसे ऊपर माना कि आपके पास अगर धन है तो आप सबसे अच्छे हैं। देखिए इनका कॉन्सेप्ट है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये इनका कॉन्सेप्ट है कि आपके पास पैसा है तो सभी चीजें हैं, आपको सभी चीजें मानेंगे, आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। इन्होंने धन को सर्वोत्तम बनाया कि पहले धन आता है, उसके बाद दोस्ती यारी आती है। देखिए पहले धन
प्राथमिक धन को दिया, फिर द्वितीय वस्तु व्यक्ति यानी व्यक्ति पहले नंबर पे पैसा आएगा, उसके बाद मानव आएंगे। ये किसका सिद्धांत है? ये एडम स्मिथ का। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि धन का सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एडम स्मिथ ने। इसके बाद हमारा देखिए एडम स्मिथ हो गया, इसके बाद हमारा अल्फ्रेड, इसके बाद हम एडम स्मिथ के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते कि एडम स्मिथ को और किस किस का विद्वान कहा जाता है। देखिए एडम स्मिथ देखिए महान वैज्ञानिक थे, इनको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। इतने बड़े विद्वान थे, इकोनॉमिक्स के जनक कहा जाता है। देखिए इनका जन्म पूछा था एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन में, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये देखिए इनका जन्म जो हुआ था स्कॉटलैंड में हुआ था। इनका जन्म है जो स्कॉटलैंड में हुआ था। देखिए इनकी जो सबसे बार चीजें पूछी गई है, इनकी किताब के बारे में पूछी गई है। दो आप कहीं भी पढ़ेंगे तो इनकी किताब आती है, प्रसिद्ध किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसी में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया। तो ये किताब आप किसी से भी पढ़ेंगे इस किताब के बारे में जरूर बताएगा, पर अब ये नहीं पूछेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अब ये पूछेगा कि अर्थशास्त्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो इसका देखिए जो 1776 है, इस पुस्तक का प्रकाशन 1776 में हुआ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्रसिद्ध किताब के इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इनको किस सिर्फ अर्थशास्त्र का ही जनक नहीं कहा जाता, इनको देखिए अर्थशास्त्र का जनक तो कहा ही जाता है। देखिए इनको अर्थशास्त्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स का भी जनक कहा जाता है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखिए अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के 50% से ज्यादा मामले होते हैं, तो उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी जनक है। ये जो जितने भी सारे मैंने लिख रखे हैं ये सबके जनक हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था देखिए अर्थव्यवस्था के दो प्रकार होते हैं, समष्टि और व्यष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो। समष्टि व्यष्टि, ये व्यष्टि के यानी माइक्रो यानी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के भी जनक है। और देखिए इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का भी जनक कहा जाता है। देखिए आधुनिक अर्थशास्त्र जेमकिंस को भी कहा जाता है। अगर देखिए परीक्षा में जेमकिंस ना हो, अगर आधुनिक ये एडम स्मिथ है तो एडम स्मिथ को पहली प्रायोरिटी एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र में दिया जाएगा। इसके बाद अगर एडम स्मिथ नहीं है, इसके बाद जेमकिंस को सेकंड पे आएगा। पहले नंबर पे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, आप चाहे इसको गूगल पे देख सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारा आता है क्लासिकल अर्थशास्त्र, यानी क्लासिकल अर्थशास्त्र माने शास्त्रीय अर्थशास्त्र, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। मतलब इन्होंने एक विषय बनाया जो है अर्थशास्त्र, एक विषय है जो हमें पढ़ा जाता है। कि हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसलिए हम अर्थशास्त्र पढ़े। तो जो ये विषय है बनाया है, ये अर्थशास्त्र का विषय किसने बनाया? एडम स्मिथ ने ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र का विषय बनाया है। आदि के ये जनक माने जाते हैं। ये जितने भी विषय हैं देखिए ये सभी के जनक माने जाते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के तो माने जाते हैं पूंजीवाद, व्यष्टि, आधुनिक, शास्त्रीय आदि के जनक माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले नंबर पे इनकी किताब है, दूसरा इनको किस किस का जनक माना जाता है। और देखिए ये तो आप लोग जानते हैं, ये तो अर्थशास्त्र के जनक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? एडम स्मिथ। इनके बारे में ये सारी बातें हो गई। और इनका फोटो देख सकते हैं, इनके बाल मुझे बहुत अच्छे लगे। और चलिए इसके बाद हम देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए पहला पढ़ लिया हमने, धन का विज्ञान किसने कहा? एडम स्मिथ ने। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पर आता है मानव कल्याण का सिद्धांत, यानी जो है पैसा मानव कल्याण का सिद्धांत किसने दिया? देखिए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। यह सिद्धांत देखिए अल्फ्रेड मार्शल भी एक प्रसिद्ध इकोनॉमिक्स थे यानी अर्थशास्त्री थे। इनके द्वारा देखिए ये सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया कि इनके अनुसार देखिए व्यक्ति जो होता है प्राथमिक होता है और धन द्वितीयक होता है। मानव ने अपने लाभ एवं व्यापार के लिए धन का प्रयोग किया। इन्होंने बताया कि देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आदमी ही सब कुछ होता है। देखिए भाईचारा ही सब कुछ होता है, और जो हमारा पैसा है वो दूसरे नंबर पे आता है। और एडम स्मिथ ने कहा कि पहले नंबर पे आता है, और इन्होंने कहा कि दूसरे नंबर पे आता है। देखिए इनका कहना भी सही है। देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पर एडम आजकल जो होता है एडम स्मिथ के अनुसार होता है कि पैसा ही सब कुछ होता है। पर जो सही बात कही है वो अल्फ्रेड मार्शल ने कही है, ये कि धन सब कुछ नहीं होता। जो धन को सिर्फ आदमी अपने लाभ के लिए और व्यापार के लिए बनाए, जिससे हमारा व्यापार हो, आसानी से
हम अपनी आवश्यकताओं की उससे धन देकर उस हम अपनी आवश्यकता पूरी कर ले, वो किसी और को धन देकर, जैसे सब्जी खरीदे तो सब्जी वाला किसी और से कुछ खरीदेगा, वो किसी और से कुछ खरीदेगा, इससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। अर्थात धन जो है प्राथमिक नहीं आता है, व्यक्ति पहले आता है फिर धन आता है। तो ये किसका सिद्धांत था? अल्फ्रेड मानव। देखिए मानव कल्याण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, मानव समाज का सिद्धांत। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानव समाज कल्याण या मानव कल्याण, देखिए समाज या मानव कल्याण, ये बातें दोनों सेम है। समाज कल्याण या मानव समाज कल्याण का विज्ञान किसने कहा? ये देखिए अल्फ्रेड मार्शल। और धन का विज्ञान किसने कहा? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने। इसके बाद हम देखिए अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ लेते हैं। अल्फ्रेड मार्शल, देखिए अल्फ्रेड मार्शल ने एक नियम दिया था, मांग एवं पूर्ति का नियम। देखिए लॉ ऑन डिमांड सप्लाई, इनके लिए बहुत फेमस है। देखिए अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पहले कुछ पढ़ लेते। देखिए अल्फ्रेड मार्शल जो इकोनॉमिक शब्द है, इंग्लिश का जो शब्द इकोनॉमिक है, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये अल्फ्रेड मार्शल ने ही इस शब्द का पहले प्रयोग किया था। यहाँ देखिए बीच में शब्द लिखा होना चाहिए, शब्द का प्रयोग, यहाँ शब्द छूट गया है। देखिए शब्द का प्रयोग जो इकोनॉमिक्स इंग्लिश का जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग अल्फ्रेड मार्शल ने ही किया था। देखिए इनकी प्रसिद्ध किताब है, देखिए इनकी फेमस किताब है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कब प्रकाशित हुई? 1890 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडम स्मिथ का तो सब जानते हैं, पर इनका बहुत कम लोग जानते हैं। ये भी आप लोग याद रखिए। और इन्होंने एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका आता है, इन्होंने एक नियम दिया। देखिए इसको मांग एवं पूर्ति का नियम कहा जाता है। देखिए लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की, देखिए ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। देखिए ये नियम क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की खरीदारी घट जाती है। जैसे आप कि बाजार में कोई वस्तु की कीमत घटी तो आदमी ज्यादा खरीदने लगते हैं, और वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है यानी दाम बढ़ जाता है तो उसकी खरीदारी घट जाती है। यही इनका सिद्धांत है। हालांकि ये बेसिक मैंने बताया, इनका सिद्धांत और अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इनका डिफाइन होगा। हालांकि इसमें हम अर्थशास्त्र एवं के सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र के प्रकार क्या होता है, ये सब पढ़ रहे हैं। तो इसमें इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग जिसको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और इसके बाद हम पढ़ते हैं। देखिए पहला चीज हमने पढ़ लिया धन का विज्ञान एडम स्मिथ, और दूसरा पढ़ लिया समाज कल्याण का सिद्धांत, ये किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल। इसके बाद हम तीसरा चीज जाते हैं दुर्लभ संसाधनों का सिद्धांत। देखिए अर्थशास्त्र को क्या कहा है? दुर्लभ संसाधन, यानी संसाधन कम है, दुर्लभ है। तो ये सिद्धांत किसना? प्रोफेसर स्वाबिस। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर स्वाबिस। ये बहुत बड़े प्रोफेसर थे, इनके द्वारा दिया गया। इनके अनुसार देखिए हमारे पास संसाधन दुर्लभ है यानी कम है, उनका वैकल्पिक प्रयोग और युक्ति संगत, माने उनका सही ढंग से 100 रुपये का सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो वही हमारा अर्थशास्त्र होती है। यही जो परिभाषा जो हमने मेन डिफिनीशन पढ़ी थी दूसरा वाला, इन्हीं के द्वारा दी गई थी। यानी सीमित संसाधनों द्वारा मानव की आवश्यकताओं की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति है अर्थशास्त्र। ये परिभाषा जो सेकंड वाली हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा पढ़ी थी, ये प्रोफेसर स्वाबिस के द्वारा दिया गया था। अगर ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सीमित संसाधनों द्वारा मानव की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये अर्थशास्त्र, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ये प्रोफेसर स्वाबिस के दिए गई। थ्योरी ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस, यानी दुर्लभ संसाधनों का सिद्धांत। यानी दुर्लभ मतलब कम होता है। देखिए इकोनॉमिक शब्द मतलब दुर्लभ, दुर्लभ मतलब कम होता है, यानी लिमिट होता है। यानी यही आपका ये परिभाषा दी गई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा यही है। पहली वाली ये है, सॉरी मैंने बता दिया दूसरी वाली, पर पहली वाली जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा पढ़ी थी यही वाली है। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा सिद्धांत आता है इच्छा का लोभ का। इच्छा का लोभ का सिद्धांत जेके मेहता के द्वारा दिया गया था। इनके गौतम बुद्ध का माध्यम मार्ग बनाइए और इच्छाओं पर नियंत्रण पाइए, जिससे संसाधन जाते ज्यादा लोगों को मिल सके और आप लोग कम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हमने पढ़ लिया, देखिए अब अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ लिया, उसका क्या क्या होता है, संसाधन पढ़ लिया, सभी चीजें पढ़ ली। और इसके बाद हम पढ़ेंगे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के संपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु। ये तो अब पूरे विश्व की पढ़ रहे थे। अब भारत के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं भारत के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कि इनको भारत की अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, ये सब पढ़ेंगे। तो पहला बात है, देखिए पहला पॉइंट है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। आप लोग इसको लिखते रहिए। आप लोग, मैं पीडीएफ है टेलीग्राम पे, पीडीएफ मैं सारे टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दूंगा। आप वहां से चाहे नोट्स बना सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थशास्त्र के सुधारों का जनक कहा जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवी नरसिम्हा राव भारतीय अर्थशास्त्र सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। इनको देखिए इनका पूरा नाम पीवी नरसिम्हा राव का पालुम पुथी वेंकट नरसिम्हा राव था। ये राजनीतिक एवं वकील थे, जिन्हें अक्सर
भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। देखिए भारतीय अर्थशास्त्र का जनक वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, क्योंकि अर्थशास्त्र के जनक जो कि पूरे विश्व में एडम स्मिथ हैं, भारत में अर्थव्यवस्था का जनक हुआ नहीं था, वैसे ही सिर्फ माना जाता है। देखिए अर्थशास्त्र जो है विषय हमारी एडम स्मिथ ने खोजा था, वो तो पहले ही बता दिया था, उसमें विषय बता दिया था। ये सिर्फ कहने की बात है, और आपसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है। ये हालांकि पीवी नरसिम्हा राव आप लगा सकते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र के सुधारों का जनक देखिए भारतीय, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भारतीय आर्थिक सुधारों के एग्जाम में पूछेगा भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक कौन है, तो ये मेन पॉइंट है कौन है, पीवी नरसिम्हा राव। देखिए इनके साथ प्रधानमंत्री थे, तो हमारे पास जो है 18 दिन का ही पैसा हमारे खजाने में पड़ा था। तो देखिए इन्होंने देख एलपीजी सुधार 1991 में एक एलपीजी सुधार लाए, ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, तो हमारे पास सुधार लाए जिससे इस एलपीजी सुधार कहते हैं। एलपीजी 1991 को इसका सुधार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसका एलपीजी का फुल फॉर्म क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। देखिए जब हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो हमारे देश के लोग जो है डरने लगे कि बाहर से व्यापार करेंगे तो फिर कोई ना कोई आके हमारे पास राज कर लेगा, तो हमने बंद अर्थव्यवस्था को अपना ली कि हम किसी देश से व्यापार नहीं करेंगे। पर ऐसा करने से हमारे पास तो सभी चीजें ऐसा होगा कि नहीं, हमारे पास सभी चीजें मौजूद हों, तब हमारा देश उतना विकसित नहीं था, तो इसीलिए हमारे देश के पास उतना संसाधन नहीं बचा थी, 18 दिन का बचा था। तो इसके बाद एलपीजी सुधार आया जिससे हम अन्य देशों से फिर हम व्यापार करने लगे, पर इसमें बहुत सी शर्तें हुई जिससे हमारा कोई भी देश फिर से राज ना कर पाए। देखिए पहला पॉइंट आपने पढ़ लिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 1991 का सुधार, तो बहुत लोग जानते भी होंगे। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, देखिए भारत के आर्थिक नियोजन के जनक सैम विश्वरैया को माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत के आर्थिक नियोजन के जनक सैम विश्वरैया को माना जाता है। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसको माना जाता है, यस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। देखिए हरित क्रांति से पूछा जाता है एग्जाम में, किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से, यानी खाने वाली वस्तुओं के उत्पादन से ही संबंधित है। देखिए हरित क्रांति का मतलब होता है कि जो हमारे पास देखिए खेतों में पहले होता था कि हमारे डायरेक्ट बो देते थे, तो हमारे पास ढंग से उपजाऊ ना होने के कारण हमारा फसल अच्छी नहीं होती थी। और इसके बाद जो हमारे नई नई तकनीक आई, नई नई यूरिया खाद सभी आई, पोटास, ये सब जो हमने डालकर अपने खेतों में अन्न का उत्पादन बढ़ाया है, इसी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको, यस स्वामीनाथन को माना जाता है। और पूछेगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका सही जवाब होगा खाद्यान्न उत्पादन से। तो इसका बाद हमारा देखिए, इसके बाद हमने बहुत सारी पॉइंट्स पढ़ लिए। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में क्या संबंध होता है। अर्थशास्त्र को हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र को देखिए इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। और अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था को देखिए इंग्लिश में इकोनॉमी कहा जाता है, अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी। देखिए अर्थव्यवस्था क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमी। तो अर्थशास्त्र को हमने समझ लिया कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए इकोनॉमिक्स जो है, देखिए वो विषय है, ये जो हमारी विषय हम पढ़ते हैं ना, ये सिद्धांत है, कहें तो प्रिंसिपल है। और जो अर्थव्यवस्था उसका व्यवहार है। जैसे आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो आपको अमोनिया बनाने की विधि दी जाती है, तो ये लिखा रहता है कि किताब में किस किस प्रकार आप परीक्षण करेंगे कि अमोनिया बनेगा। तो जब अमोनिया बनते हैं तो उसके बारे में जो चीजें आप लिखते हैं बनने के बाद, उसको आप कहते हैं व्यवहार। और जो हमारी चीजें किताब में लिखी गई है वो सिद्धांत है। देखिए ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, जहां अर्थव्यवस्था होगी वहां, जहां अर्थशास्त्र होगा वहां अर्थव्यवस्था जरूर होगी, क्योंकि ये सिद्धांत है। तो इसका क्या है, व्यवहार, वही व्यवहारिक रूप है कि आप जहां अर्थव्यवस्था होगी वही अर्थशास्त्र, जहां होगा वही अर्थव्यवस्था होगी। यही आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। देखिए जैसे आपने संसाधन समझा वैसे अर्थव्यवस्था को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अर्थशास्त्र जो है किताब है और उसका प्रैक्टिकल रूप ही देखिए इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है। जैसे आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में जो चीजें देश चलाया जाता है, मोदी जी योगी जो काम करते हैं, तो उसको राज्य व्यवस्था के अंदर कर पढ़े जाते हैं। संविधान सिद्धांत है और राज्य व्यवस्था क्या है, उसका व्यवहार है, यानी चीजें घटित होती है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसमें देखिए ऐसे ही अर्थशास्त्र क्या है, विषय है, एक सिद्धांत है, और उसका अर्थव्यवस्था क्या होती है, व्यवहार होती है। देखिए इसके आधार पर एक परिभाषा क्या है, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा पॉइंट है
अर्थव्यवस्था जो है अपने आप में अधूरी शब्द है। अब मैं से कोई पूछेगा कि अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप कहेंगे किसकी अर्थव्यवस्था, किस देश की अर्थव्यवस्था। हालांकि अगर भारत में पूछेगा तो समझ लीजिए कि आप ये जान जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। पर अगर जब तक किसी देश के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में ना कहा जाए तो समझ लीजिए अर्थव्यवस्था अधूरी शब्द है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था होती है, चीनी अर्थव्यवस्था होती है, जापानी अर्थव्यवस्था होती है, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था होती है, इत्यादि चीजें होती है। अर्थव्यवस्था जो होती है अधूरा शब्द है कि जब तक किसी देश का नाम ना आ जाए। देखिए वो सिद्धांत है तो उसका प्रैक्टिकल ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। देखिए अर्थशास्त्र का जो है निश्चित अर्थव्यवस्था का निश्चित क्षेत्र होता है, जबकि अर्थशास्त्र का निश्चित क्षेत्र नहीं होता है। देखिए अर्थव्यवस्था, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था होगी या तो चीनी अर्थव्यवस्था होगी, इसका निश्चित क्षेत्र हो जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था भारत की होगी और जापान की अर्थव्यवस्था जापान की होगी। देखिए जबकि अर्थशास्त्र का निश्चित क्षेत्र नहीं होता। देखिए अर्थशास्त्र एक विषय है तो हर देश में अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है गरीबी, तो गरीबी हर देश में पढ़ी जाती है, हर देश में गरीबी पाई जाती है। और क्या अगर बात करते भारत की गरीबी तो ये भारत में अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, और बात करें गरीबी तो ये अर्थशास्त्र में आ जाएगा। तो यही बात है कि सिद्धांत और व्यवहार क्या होता है। देखिए जैसे भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर सभी भारत की विषय में बात की जाएगी, अर्थात व्यवस्था ये निश्चित क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था निश्चित क्षेत्र है। परंतु अगर गरीबी की बात करें तो देखिए गरीबी हर देश में पाई जाती है, नहीं भारत में ही सिर्फ गरीबी है, जापान में ही सिर्फ गरीबी, हर देश में गरीबी है। तो हर देश में पढ़ी जाती है तो गरीबी का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, गरीबी हर देश में पढ़ी जाती है, हर देश में पाई जाती है। पर भारत की गरीबी की बात करते या जापानी की गरीबी की बात करते तो निश्चित क्षेत्र हो जाएगा। देखिए इसके आधार पर एक परिभाषा क्या बनती है, किसी निश्चित क्षेत्र में की गई सभी आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी आर्थिक क्षेत्र में की गई सभी आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। हमने पढ़ लिया अर्थव्यवस्था होती क्या है और अर्थशास्त्र क्या होता है। इसके बाद पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था कितने प्रकार, अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है। देखिए अर्थशास्त्र जो होता है दो प्रकार का होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, देखिए ये अर्थशास्त्र की परिभाषा में व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और देखिए समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो, देखिए जो इंग्लिश शब्द है माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रो इसको मानी सूक्ष्मदर्शी होता है, तो माइक्रो मतलब सूक्ष्म। देखिए व्यष्टि ये इसकी सिर्फ लैंग्वेज में अलग है, व्यष्टि लिखा है। व्यष्टि का मतलब होता है लघु यानी छोटा अर्थव्यवस्था, छोटी अर्थव्यवस्था। इसको देखिए व्यष्टि अर्थव्यवस्था को छोटी अर्थव्यवस्था या लघु अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ ये इकोनॉमिक्स के भाषा में व्यष्टि लिख देते हैं थोड़ा अच्छा लगने के लिए। और इसके बाद आते हैं समष्टि। देखिए समष्टि माइक्रो मतलब बड़ा यानी बृहत यानी बड़ी अर्थव्यवस्था। देखिए समष्टि अर्थव्यवस्था को ही बड़ी अर्थव्यवस्था यानी बड़ी बृहत अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ अलग लिखा गया है, बात वही है, बृहत अर्थव्यवस्था या बड़ा अर्थव्यवस्था या फिर समष्टि अर्थव्यवस्था। और देखिए जो छोटी अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमिक्स, लघु अर्थव्यवस्था छोटी अर्थव्यवस्था या फिर व्यष्टि अर्थव्यवस्था के नाम से जाने जाता है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, ये तो आपको मैंने पिछले बार में बता दिया। इसके बाद हमारा देखिए क्या आता है, देखिए दो प्रकार होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए अब पढ़ते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वास्तव में होता क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र पहला पॉइंट ये है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी एक निश्चित व्यक्ति के लाभ के बारे में या निश्चित फर्म के लाभ के बारे में सोचा जाए, विचार किया जाए, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, छोटी अर्थव्यवस्था, लघु अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए जिसमें आप केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं तो उसको अपने प्राइवेट कंपनी के लाभ के बारे में सोचते हैं तो देखिए वो सब सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। जैसे टाटा कंपनी, जियो, रिलायंस प्राइवेट कंपनियां देखिए सूक्ष्म अर्थव्यवस्था क्या वो सभी के विचार, सभी के लाभ के बारे में सोचती है नहीं, वो सिर्फ अपना लाभ के बारे में सोचती हैं। अब बात करते हैं जो समष्टि अर्थव्यवस्था, हमें पढ़ना क्या है जो कि मेन हमारे लिए व्यष्टि, तो ये जो आपको व्यष्टि पढ़ाया जाता है ये बिजनेस क्लासेस के लिए पढ़ाया जाता है, और जो समष्टि है ये हम सबको पढ़ना क्या है, समष्टि अर्थव्यवस्था। यही जो है मेन इंपॉर्टेंट है, समष्टि अर्थव्यवस्था पढ़ाया जाता है इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने लिखा है मैक्रो इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संपूर्ण देश के बारे में, देश के लाभ के बारे में सोचा जाए, देश के विकास के बारे में सोचा जाए, उसके अध्ययन किया जाए तो उसे समष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे देखिए बृहत अर्थव्यवस्था या बड़ी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जैसे समष्टि व्यवस्था में गरीबी, बेरोजगारी, बैंकिंग, बजट, कर, कृषि, राष्ट्रीय इत्यादि जो चीजें हमें पढ़ती हैं
समष्टि अर्थव्यवस्था यानी बड़ी अर्थव्यवस्था में हमें यही पढ़ना भी होता है। देखिए सरकारी नौकरी में आप जब सरकारी नौकरी में यही सब समष्टि अर्थव्यवस्था यानी बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में ही पूछा गया, क्योंकि उसमें आपको अपना भी विकास नहीं करना। जब आप सरकार की आप नौकरी करेंगे तो आपको पूरे देश के एक साथ लेकर चलना है, यानी पूरे देश के विकास के बारे में सोचना है। तो इससे समष्टि अर्थव्यवस्था का हमें ही अध्ययन करना होता है। इसीलिए हम समष्टि अर्थव्यवस्था की गरीबी, बेरोजगारी, बैंकिंग सभी चीजें रट के रखते हैं कि यही सब पूछेगा तो हम लगा देंगे, हमें यही पढ़ना होता है। जो देखिए व्यष्टि अर्थव्यवस्था होती है, आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस का कोर्स करेंगे, उसमें ये पढ़ाया जाता है। और जो समष्टि अर्थव्यवस्था है ये हर जगह पढ़ाया जाता है। इसके बाद देखिए आज इसके बाद हमारा देखिए तो हमने बहुत सारी चीजें एक वीडियो में कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, देखिए आप लोग को, देखिए इसका कमेंट में बताना। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है, पहला क्वेश्चन है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। भारत में आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहा जाता है? ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, तो आप लोग को इन सभी का प्रश्न आपको कमेंट में देना। देखिए आज ये सिर्फ हमने आपको जो ये सारी वीडियो बताई है, कॉन्सेप्ट अभी समझ लीजिए, आपको इकोनॉमिक्स में सिर्फ इंटरेस्ट के लिए बताई है, सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये सारी वीडियो बताई। इसमें बहुत सारी मेन पॉइंट भी है, ऐसा नहीं मेन पॉइंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके देखने के बाद आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और इसके बाद हम अब पढ़ेंगे जो ये पेपर में पूछा जाता है। अभी तो हमने सिर्फ समझा कि अर्थशास्त्र क्या होता है, वास्तव में अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था होती क्या है, ये सब समझा है। तो आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा, तीनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा और कमेंट को जरूर लाइक करूंगा। और आप लोग जिसको भी हमारा देखिए वीडियो पसंद है, वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो का कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।